आदाब नाजरीन, कैरियर काउंसलिंग से मुतल्लिक एक ख़ास प्रोग्राम लेकर आपका मेज़बान रहमत कलीम एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। एक ऐसे वक्त में जब लोगों की जान ख़तरे में है, कैरियर के बारे में बात करना ज़रा सा अजीब व गरीब ज़रूर मालूम हो रहा है। अलबत्ता इस वबा के ख़ात्मे के बाद जिस वबा से मुल्क का बड़ा नुकसान हो सकता है वो नौजवानों की बेरोज़गारी और जहनी तनाव का शिकार है। इसलिए ये वक्त की ज़रूरत है कि नौजवानों को सही वक्त पर उनकी रहनुमाई के लिए कदम उठाया जाए, और हमारे इस प्रोग्राम कैरियर काउंसलिंग की यही एक बुनियाद है ताकि रोज़गार के लिए भटक रहे नौजवानों की मुनासिब रहनुमाई हो सके। आप बहुत अच्छी तरह से इस बात को जानते हैं कि मौजूदा वक्त में बेशतर नौजवान सारी उम्र सोचते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं, जबकि होता उनके साथ कुछ और है। ये एक ऐसी असियतनाक हकीकत है जिसकी वजह से नौजवानों के ख्वाब यूं ही बिखर जाते हैं। अगर हम इसकी तह में जाएं तो हमें इसके बेशुमार अवामिल नजर आएंगे। उनमें से एक अहम और बुनियादी वजह नौजवानों और तालिबे इल्मों की मुनासिब कैरियर काउंसलिंग न होना है। याद रहे कि अंग्रेजी वाले करियर कहते हैं जबकि उर्दू वाले इसको कैरियर बोलते हैं। करियर अंग्रेजी ज़बान का लफ्ज़ है, इसके कई मानी हैं। इसका एक मुनासिब तर्जमा तर्ज़े माश के तौर पर किया जा सकता है। काउंसलिंग भी अंग्रेजी में आम इस्तेमाल होने वाला लफ्ज़ है जिसके मानी रहनुमाई या हिदायत के हैं, यानी तर्ज़े माश के बारे में रहनुमाई। दूसरे अल्फाज में इसे शोबे ज़िंदगी भी कहा जा सकता है। आज मुल्क अजीज में तालिब इल्मों की यूनिवर्सिटी तक रसाई बढ़ती चली जा रही है। आला तालीमी इदारों में पहले से ही ज़्यादा अफराद दाखिला ले रहे हैं, लेकिन यह देखना मुश्किल नहीं है कि इन लाखों तालिब इल्मों में से सिर्फ कुछ ही ऐसे होते हैं जिनका इंतखाब करदा शोबा वाकई उनका पसंदीदा शोबा भी होता है। नतीजतन अक्सर तालिब इल्म कभी भी मुंतखब करदा शोबे में बुलंद मेयार की कारकर्दगी का मुजाहरा नहीं कर पाते जो उस शोबे का तकाजा होता है। इस मसले से निपटने के लिए करियर काउंसलिंग काफ़ी अहमियत इख्तियार कर जाती है। मौजूदा दौर में तालीम का बुनियादी मकसद नौजवानों को आसान तरीके से रोज़गार के लिए तैयार करना है, क्योंकि फ़र्द से अफराद, अफराद से ख़ानदान और ख़ानदान से कौम वजूद में आती है। फ़र्द जो मुआशरे की बुनियादी इकाई है, जब तक वो खुशहाल नहीं होगा कोई भी कौम और मुल्क खुशहाल नहीं हो सकता। हमारे मुल्क में शोबे ज़िंदगी के इंतखाब का कोई मुनासिब वाज़ेह तरीक़ा या तर्ज़ अमल नहीं है। कोई तालिब इल्म किसी के कहने पर, किसी से सुनकर या किसी को देखकर शोबे ज़िंदगी चुन लेता है, और आधी ज़िंदगी गुजारने के बाद उसे इदराक होता है कि वो कोई और काम इससे बेहतर तौर पर कर सकता था। अक्सर वालिदैन, बड़े बहन भाइयों में ये रुझान पाया जाता है कि वो अपने भतीजों, भांजों और बहन भाइयों को इंजीनियर, डॉक्टर, वकील या अकाउंटेंट वगैरह बनाना चाहते हैं। इस अमल में वो ये बात भूल जाते हैं कि माशी और माशरती कामयाबी हासिल करने के लिए ज़रूरी है कि इंसान को उसी शोबे में जाने दिया जाए जिसके उसके दिल में लगन हो और उसकी खुसूसियात यानी स्किल्स और रुझान उस शोबे के साथ मुताबिकत रखती हो। दिलचस्पियाँ, खुसूसियात और रुझान जानने के लिए किसी भी तालिब इल्म से चंद एक आसान सवाल पूछकर उसकी मदद की जा सकती है। जैसे आप अदीब बनना चाहते हैं या इंजीनियर, ये एक मामूली सवाल है, लेकिन तालिब इल्म की दिलचस्पी और पसंद को आम तौर पर वालिदैन, गार्जियन खातिर में नहीं लाते, और वो आम रुझान को देखते हुए अपने मन के मुताबिक अपने बच्चों की करियर का फैसला कर देते हैं और उन्हें ऐसे फील्ड में जाने पर मजबूर किया जाता है जिसमें उसकी दिलचस्पी होती ही नहीं। यही वजह है कि आज नौजवानों की एक बड़ी तादाद बर्बाद हो जा रही है। इसीलिए माहिरीन का मानना है कि करियर काउंसलिंग एक नौजवान की ज़िंदगी में काफ़ी अहमियत के हामिल है। इसीलिए हमने आपके लिए करियर काउंसलिंग से मुतालिक एक ख़ास प्रोग्राम तैयार किया है जिसमें हर हफ्ते हम आपको ऐसी शख्सियात और ऐसे माहिरीन से रूबरू कराएंगे जो मुख्तलिफ शोबे से ताल्लुक़ रखते होंगे और जो आज के नौजवानों की मुनासिब अंदाज में रहनुमाई करेंगे। आज ये इस सिलसिले का पहला एपिसोड है, और चूंकि ये प्रोग्राम उर्दू में है इसलिए हमने सबसे पहले अहले उर्दू को तरजीह दी है, और उर्दू के तालिबे इल्मों की रहनुमाई के लिए इस एपिसोड में हमने ऐसी शख्सियत को दावत दी है जिनके कांधों पर मुल्क में उर्दू ज़बान व अदब के फ़रोग़ की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है और जो उर्दू के तालिबे इल्मों के मसाइल से बखूबी वाकिफ़ हैं। कौमी कौंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान व अदब के चेयरमैन और मशहूर अदीब डॉक्टर शेख अकील अहमद आज हमारे इस ख़ास एपिसोड के इंतहाई ख़ास मेहमान हैं, जो उर्दू के तलबा की आज रहनुमाई करेंगे और बताएंगे कि उर्दू में कैसे कैरियर बना सकते हैं। डॉक्टर अकील अहमद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने उर्दू वालों की खातिर अपना कीमती वक्त निकाला। बहुत शुक्रिया आपका। कैरियर काउंसलिंग आज के दौर में इसकी कितनी अहमियत है, ये आपसे बेहतर
कोई और शायद ही बता पाए, चूंकि उर्दू वालों के दरमियान करियर का एक बड़ा मसला है और आप उर्दू वालों को बेहतर तरीके से समझते हैं। समझने वाली बात यह है, और उर्दू के जो तालिब इल्म हैं, उर्दू के जो पढ़ने वाले हैं, चाहने वाले हैं, समझने वाले हैं, वो जानना चाहते हैं कि उर्दू में करियर काउंसलिंग की कितनी अहमियत आज के दौर में है। उर्दू में करियर काउंसलिंग की अहमियत बहुत ही ज़्यादा है। अक्सर ये देखा गया है जी कि जो उर्दू के बच्चे हैं उन्हें ये कहते हुए भी शर्म आती है कि मैं उर्दू का तालिबे इल्म हूँ, या उर्दू में एमए, फिर पीएचडी या ग्रेजुएशन में कर रहा हूँ। जी जी उन्हें ऐसा लगता रहता है कि उन्हें उर्दू के बजाय दूसरे सब्जेक्ट मैथमेटिक्स बता देते हैं, पॉलिटिकल साइंस बता देते हैं, हिस्ट्री बता देते हैं, ज्योग्राफी बता देते हैं। जी। तो ये बेहद अफसोसनाक और शर्मनाक बात है। इसलिए ऐसे लोग जो कि एहसास कमतरी में मुब्तला हैं, उनको काउंसलिंग की बहुत ही जरूरत है। उन लोगों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान में पढ़ाई जाने वाली कोई भी सब्जेक्ट ऐसा नहीं है कि जिसमें आप अपने कैरियर को बेहतर से बेहतर नहीं बना सकते हैं। बस सिर्फ कहना यह है कि जिस सब्जेक्ट में भी पढ़िए, जिस कोर्स को भी पढ़िए, उसमें टॉप कीजिए, उसमें महारत हासिल कीजिए। अगर आप महारत हासिल करते हैं, उसमें टॉप करते हैं, तो नौकरी आपकी कदम चूमेगी। नौकरी आप तक पहुंचने की खुद कोशिश करती है जी। लेकिन अगर आप किसी भी दूसरे सब्जेक्ट में चले जाइए और आप अच्छा नहीं करते हैं, उसमें महारत हासिल नहीं करते हैं, तो आपको कोई नौकरी देने वाला नहीं है। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, महारत ज़रूरी है। ऐसे में उर्दू में महारत हासिल करने के लिए और ख़ास तौर से उर्दू में करियर कैसे बनाएं, ये सवाल सबसे ज़्यादा अहम है। और इसीलिए वो जिस शर्मिंदगी की बात आप कर रहे थे, वो शायद उनके सामने ये सवाल बड़ा हो जाता है कि उर्दू में करियर कैसे बनाएं। शायद आप इस सवाल का जवाब दे पाएं। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि उर्दू हिंदुस्तान की एक ऐसी जबान है कि हर आदमी चाहता है कि वो कोई उससे उर्दू में बात करे, और वो उर्दू जो अल्फाज होते हैं, उर्दू जो गाने होते हैं, उन्हें सुनना पसंद करता है। हमने यूनिवर्सिटी और कॉलेज में बाद स्टूडेंट्स को ये देखा है कहते हुए कि आप मुझसे अंग्रेजी में नहीं बल्कि उर्दू में बात कीजिए, हमको उर्दू में सुनना बहुत अच्छा लगता है, उर्दू सुनना बहुत अच्छा लगता है, उर्दू में गुफ्तगू करना बहुत अच्छा लगता है। अंग्रेजी तो हम लोग बात करते ही रहते हैं, पढ़ते ही रहते हैं, लेकिन उर्दू सुनाने वाला, उर्दू में गुफ्तगू करने वाले लोगों की बहुत कमी है। तो इसका मतलब यह है कि उर्दू एक ऐसी जबान है जिसमें बला का अट्रैक्शन है, कशिश है इसके अंदर जी। तो जो सही मानों में उर्दू जानते हैं, उर्दू में गुफ्तगू करना जानते हैं, लच्छेदार उर्दू बोलना चाहते हैं, वो जहां भी जाएंगे नौकरी के लिए, जैसे कि आजकल उर्दू को सबसे ज्यादा उर्दू वालों को जो नौकरी मिलती है वो मीडिया के अंदर मिलती है जी। अगर आप उर्दू में भी आपने कोर्स किया हुआ है, बहुत अच्छी उर्दू जानते हैं, तो किसी भी टेलीविजन चैनल पे जाएंगे और उन्हें ये पता लगेगा कि हिंदी, अंग्रेजी और बहुत सारी जबानों के साथ साथ आप उर्दू भी जानते हैं। तो मुझे ऐसे बहुत सारे फीडबैक्स मिले हैं कि उर्दू वालों को तरजीह दी जाएगी नौकरी के लिए, और उन लोगों को तरजीह नहीं दी जाएगी जो कि उर्दू नहीं जानते हैं। यानी दोनों अगर हैं, एक ऐसा शख्स एक ही पोस्ट के लिए है किसी मीडिया के अंदर जो उर्दू भी जानता है, हिंदी भी जानता है, अंग्रेजी भी जानता है। एक शख्स ऐसा है कि जो उर्दू नहीं जानता है, सिर्फ अंग्रेजी जानता है, हिंदी जानता है। तो वो मीडिया के जो सरबराह हैं वो उस शख्स को लेना चाहेंगे कि जो हिंदी और अंग्रेजी के साथ उर्दू भी जानता है, उसको नौकरी पहले मिलती है जी। और खास तौर पे जहाँ मीडिया के अंदर, चाहे वो न्यूज पढ़ने की बात हो या लिखने की बात हो, तो जब भी हम लोग आजकल खबर सुनते हैं तो बाद ऐसे लोग न्यूज पढ़ते हुए नजर आते हैं कि अल्फाज को तोड़ ममोड़ कर पेश करते हैं, अल्फाज कुछ और है और कुछ और भी कह देते हैं, जिससे सुनने वालों के ऊपर बहुत बुरा असर पड़ता है, कानों को अच्छी नहीं लगती हैं उनकी बातें। तो ऐसे में उर्दू वालों की अहमियत वहां बढ़ जाती है। तो मैं तो ये कहना चाहूंगा कि जो उर्दू पढ़ सकते हैं, चाहे वो किसी भी कोर्स को करें, अंग्रेजी में करें, हिंदी में करें, पॉलिटिकल साइंस में करें, लेकिन साथ साथ वो उन्हें उर्दू भी पढ़ना चाहिए। उर्दू से उनको बहुत आसानी होगी नौकरी हासिल करने में। डॉक्टर साहब, उर्दू के जरिए किन किन शोबों में मौके ज्यादा मिल सकते हैं? आपने मीडिया का हवाला दिया, ये सच है कि मीडिया में ज्यादा मौके मिल सकते हैं, और किन किन शोबों में ज्यादा मौके मिल सकते हैं उर्दू के जरिए? देखिए, एक तो यह है कि आप
उर्दू जबान की पहले बात आती है कि अगर सिर्फ उर्दू जबान जानते हैं तो आप कहाँ कहाँ जा सकते हैं जी। अगर उर्दू लिटरेचर जानते हैं तो फिर आपको नौकरी कहाँ कहाँ मिल सकती है। जाहिर सी बात है, अगर कोई आदमी एमए करता है, एमए के बाद एमफिल पीएचडी करता है, रिसर्च करता है, बहुत सारी किताबें पब्लिश करवाता है, आर्टिकल्स लिखता है, तो वो लेक्चरर भी हो सकता है, प्रोफेसर भी हो सकता है यूनिवर्सिटीज के अंदर। और बहुत अच्छे जो प्रोफेसर्स होते हैं, बहुत अच्छे जो स्कॉलर्स होते हैं, उनकी हर जगह कमी होती है। तो अगर कोई सही मानों में सच्चा स्कॉलर है, बड़ा स्कॉलर है, तो चाहे वो प्रोफेसर की नौकरी हो, लेक्चरर की नौकरी हो, वहां भी उसको तरजीह दी जाएगी जी। और अगर कोई ऐसा शख्स जो रिसर्च नहीं करना चाहता है, एमफिल पीएचडी नहीं करना चाहता है, तो मेरे इंफॉर्मेशन के मुताबिक सिर्फ उर्दू के अखबारात 1500 छपते हैं जी। जो दर्ज है 1500 में छपते हैं। एक अखबार के अंदर अगर काम करने वाले अगर उर्दू के 25 लोग भी होंगे तो 1500 को मल्टीप्लाई कीजिएगा 25 को, तो कहां से कहां पहुंच जाएगा। जी जी। तो वहां जो अच्छे उर्दू जानने वाले हैं उनको वहां नौकरी जरूर मिलेगी। तो ये तो मैं प्रिंट मीडिया की बात कर रहा हूँ। उसी तरह से जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी बेशुमार चैनल्स हैं जहाँ पे हिंदी, उर्दू और दूसरी जबानों के लोग न्यूज भी पढ़ते हैं और बहुत सारे प्रोग्राम भी करते हैं जी। तो आपने देखा होगा कि कई ऐसे हिंदी के चैनल्स जिसमें अगर कोई ऐसा शख्स है कि जो हिंदी के साथ साथ उर्दू भी बोल रहा है तो उसको ज्यादा लोग अप्रिशिएट करते हैं और पसंद करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया हो या प्रिंट मीडिया हो, उन सभी जगह पे उर्दू के जो अच्छे जानकार हैं, जिनकी जबान बहुत अच्छी है, उनको फौरन वहां रख लिया जाएगा। डॉक्टर साहब, आपने दो शोबे का जिक्र किया, दो सेक्टर, खासतौर से एक मीडिया और दूसरा एकेडमी की लाइफ जो होती है, एकेडमिक जिंदगी। एकेडमिक जिंदगी के अलावा दूसरे सेक्टर, क्या दूसरे शोबे ऐसे हैं जहां उर्दू वाले खुशहाल जिंदगी गुजार सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं है, बहुत ऐसे हैं। जैसे कि हम एनसीपीएल से जो कोर्स कराते हैं जी, वो 3 तरह का कोर्स कराते हैं। एक तो हम उर्दू डिप्लोमा कोर्स कराते हैं कि जिसमें हम सिर्फ जबान सिखाते हैं पूरे हिंदुस्तान के अंदर। जी, पूरे हिंदुस्तान में हमारे 954 सेंटर्स हैं उर्दू डिप्लोमा कोर्स का। और उस 954 में 62,930 बच्चे इस वक्त पढ़ रहे हैं, तालीम हासिल कर रहे हैं उर्दू की। जी, तो ये जो बच्चे हैं ये तमाम ये कहीं मीडिया में चले जाते हैं, बहुत सारे जगहों पे चले जाते हैं, ट्रांसलेटर हो करके चले जाते हैं। आजकल बेशतर ऐसे शोबे हैं कि जहां उर्दू ट्रांसलेटर की जरूरत पड़ती है। बहुत ऐसे स्टेट्स हैं कि जहां पे उर्दू को सेकेंड लैंग्वेज बनाया गया है, वहां पे भी उर्दू ट्रांसलेटर की जरूरत होती है। तो वो उर्दू ट्रांसलेटर की जगह उनका अपॉइंटमेंट हो सकता है। मीडिया के अंदर वो जा सकते हैं। सरकारें भी अपनी सलाहकार के तौर पे अपॉइंटमेंट करती हैं उर्दू वालों को। जी, ट्रांसलेशन का बेशुमार काम है। हमारे पास ही बहुत सारा काम है जो अंग्रेजी से उर्दू, हिंदी से उर्दू में हम कराते रहते हैं। लेकिन अगर हैरत की बात यह है कि अंग्रेजी से उर्दू में ट्रांसलेट करने वाले लोगों की बहुत कम तादाद है, बहुत कम ही लोग ऐसे मिलते हैं। इसी तरह से हम लोग काबा एमडीटीपी का कोर्स करवाते हैं, कंप्यूटर कोर्स। जी, तो उस कंप्यूटर में उन लोगों पहले हम उर्दू सिखाते हैं लोगों को। उर्दू सिखाने के बाद उर्दू सॉफ्टवेयर की पूरी जानकारी दी जाती है और उर्दू से रिलेटेड जितने सॉफ्टवेयर जो है उसको बनाने से लेकर के और किस तरह से हम उसका इस्तेमाल करेंगे। जैसा कि आजकल अगर बुक पब्लिश करना है तो किताबों की डिजाइन बनती है, वो कंप्यूटर के जरिए बनती है और वो डिजाइन वही लोग बनाते हैं जो कि ये सब कोर्स जानते हैं। जी, डॉक्टर अखिल साहब, ऐसे जी डॉक्टर अखिल साहब, सवाल ये है कि ये तो आपने एनसीपीएल के हवाले से बात कुछ कही है कि एनसीपीएल कहाँ कहाँ उर्दू और कंप्यूटर के हवाले से अपना काम कर रहा है। ख़ास तौर से उमूमी तौर पर अगर देखा जाए, उमूमी तौर पर अगर बात की जाए तो क्या मौजूदा वक्त में उर्दू के तलबा की सही रहनुमाई हो रही है? रहनुमाई की जहाँ तक बात है, ये रहनुमाई करने का काम असातिज़ा हज़रात करते हैं। जी, असातिज़ा हज़रात चाहे वो स्कूल हो या कॉलेज हो। जी, तो अगर असातिज़ा हज़रात अगर बेहतर हैं, वो खुद जिम्मेदार हैं, पढ़े लिखे हैं, तो यकीनन वो रहनुमाई कर सकते हैं।
लेकिन सवाल ये पैदा होता है सबसे पहले कि रहनुमाई करने वाले क्या इस लायक हैं कि वो बच्चों की रहनुमाई कर सकें, ये भी आजकल एक सवाल पैदा हो गया है। इसलिए कि बहुत सारे जो अपॉइंटमेंट्स होते हैं उसमें करप्शन आ गया है। तो इस करप्शन को अगर रोका जाए, जो काबिल लोग हैं उन लोगों को टीचिंग जॉब में भेजा जाए, तो वही सही मानों में बच्चों की इस्लाह भी कर सकते हैं, उनको उर्दू पढ़ाने लिखाने का काम करने के साथ साथ उनकी बहुत अच्छी तरबियत भी दे सकते हैं, उनकी रहनुमाई भी कर सकते हैं। तो आपका जो ये एक कहना है कि क्या उन लोगों की सही रहनुमाई हो रही है या नहीं हो रही है, तो ये आपका जो ये एक डर है ये सही है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि कुछ हद तक सही रहनुमाई नहीं हो रही है। जितनी रहनुमाई अच्छी तरीके से होना चाहिए उतने बेहतर तरीके से बच्चों की रहनुमाई नहीं हो रही है। चलिए, ये अफसोस की बात है कि मुनासिब अंदाज में सही तरीके से रहनुमाई नहीं हो रही है। उर्दू में मज़ीद मौक़े पैदा करने के लिए मज़ीद क्या कुछ करने की ज़रूरत है आपकी नज़र में? मज़ीद जो है वो उसके लिए हम लोग ये कोशिश में लगे हुए हैं और सरकार को भी इसमें कोशिश करनी चाहिए कि उर्दू को साइंस एंड टेक्नोलॉजी से किस तरह से जोड़ा जाए। इसमें जो उर्दू के और साइंस के जो माहिर हैं उन्हें बैठ करके इसके ऊपर सोचना चाहिए। और साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जिस तरह से अंग्रेजी को जोड़ दिया गया है या दूसरी कई ज़बानें हैं जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जरिए वो ज़बानें भी बढ़ रही हैं और उन ज़बानों के जरिए बहुत कुछ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में काम हो रहा है, तो उसी तरह से उर्दू को भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जोड़ना चाहिए। अभी मैं 2-4 दिन पहले एक खबर मैंने पढ़ी थी कि जितने आपको इंजीनियरिंग कॉलेज या साइंस एंड टेक्नोलॉजी की पढ़ाई जिन इंस्टीट्यूशंस में होती है उन लोगों से ये कहा गया है कि इन तमाम चीज़ों के लिए वो हिंदी मीडियम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जी। तो उसी तरह से जो इस तरह के इंस्टीट्यूशंस हैं इन सब इंस्टीट्यूशंस के अंदर अगर ऐसा कहा जाए कि हिंदी के साथ साथ आप उर्दू को भी जरिए तालीम बना सकते हैं, तो यकीनन उर्दू का भी फरोग होगा और उर्दू से जो पास आउट बच्चे होंगे वो बहुत कामयाब होंगे। एक ज़माना था जब हैदराबाद में उस्मानिया यूनिवर्सिटी में बेशुमार किताबें थी उर्दू की, मेडिकल साइंस से लेकर के इंजीनियर और तमाम साइंस की किताबें उर्दू में मौजूद थी। लोग साइंस एंड टेक्नोलॉजी उर्दू मीडियम से पढ़ाई करते थे लेकिन पता नहीं क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या मजबूरी थी कि वो सिलसिला टूट गया। लेकिन इस सिलसिले को आप दोबारा रिवाइव करने की जरूरत है, दोबारा असर नौ इसको मेन स्ट्रीम में उर्दू को लाने की जरूरत है। और बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूशंस हैं उन इंस्टीट्यूशंस से ये कहा जाए कि अगर आप हिंदी में तालीम दे रहे हैं तो साथ साथ उर्दू में भी तालीम देने का एक प्रोविजन रखिए। तो इस तरह की बातें हम लोग कर सकते हैं। दूसरी बात ये है कि जो यंग जनरेशन है, यंग जनरेशन हर वक्त टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करती रहती है। आप देखिए तो मोबाइल के जरिए वो कुछ ना कुछ बड़ी मस्बत बातें, कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्टिव काम करते रहते हैं। तो वो अगर उर्दू की मदद करना चाहें तो बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। हमने एक रिपोर्ट पढ़ी थी कि यूट्यूब के ऊपर मुशायरे को सुनने वाले जो लोग हैं उसमें ज्यादातर वो बच्चे हैं, वो लोग हैं कि जो बिल्कुल यंग जनरेशन के लोग हैं, वो सबसे ज्यादा मुशायरे वही सुनते हैं जी। तो अब जो है उसको मुशायरे को चैनल पे डालना, उसको जो है अट्रैक्टिव बनाना, तो उसी तरह से उर्दू के प्रोग्राम को टेलीविजन के जरिए के साथ साथ हम यूट्यूब के ऊपर या इंटरनेट के जरिए किस तरह से हम फैला सकते हैं, किस तरह से उसको अट्रैक्टिव बना सकते हैं। तो इस डायरेक्शन में अगर काम किया जाए तो यकीनन जो है उर्दू किसी भी लैंग्वेज से कमतर नहीं रहेगी, पीछे नहीं रहेगी। और उर्दू में जो लोग तालीम हासिल करेंगे उनको ना शर्मिंदा होने की जरूरत पड़ेगी और ना उनको नौकरी के लिए इंतजार करने की जरूरत पड़ेगी, नौकरी खुद उनके पास आएगी। डॉक्टर साहब, ये काम करने की सबसे ज्यादा जिम्मेदारी तो आप ही की है, क्योंकि मरकजी सरकार की तरफ से सबसे बड़ी जिम्मेदारी उर्दू के फरोग के लिए आपको दी गई। मैं इस डायरेक्शन में काम कर रहा हूं, लेकिन मैं ये भी आपको बता दूं कि जो डायरेक्टर की मुद्दत 3 साल के लिए उसको अपॉइंटमेंट किया जाता है जी। और जब तक वो बहुत सारे प्रोजेक्ट को शुरू करता है और जब तक
वो प्रोजेक्ट को अब चाहता है उसको एग्जीक्यूट करना, तब तक उसका काम पूरा हो जाता है। तो ये भी एक बदकिस्मती है एनसीपीयूएल के डायरेक्टर की। तो हम जैसा कि मैं यहाँ आकर हमने शुरू किया था कि एक मोबाइल ऐप बनाए, उस पर काम चल भी रहा है मोबाइल ऐप के ऊपर, ताकि बच्चे जो है वो मोबाइल ऐप के जरिए बहुत आसानी से उर्दू उसको सीख सके, पढ़ सके। इसी बीच में जो है ये पिछले 1.5-2 साल से कोविड की परेशानियों में हम लोग मुब्तला हैं। तो ये काम जितना स्पीड से होना चाहिए था उतना स्पीड से हुआ नहीं, रुका रहा। तो आप देखते हैं आगे हम पूरी कोशिश में लगे हुए हैं कि मोबाइल ऐप का हम इंट्रोड्यूस करें, यहाँ पे मोबाइल ऐप के जरिए उर्दू को सिखाएं। और दूसरी बात यह है कि उर्दू को साइंस एंड टेक्नोलॉजी के हम पल्ला बनाने के लिए या साइंस एंड टेक्नोलॉजी की मदद से उर्दू को आगे बढ़ाने के लिए और क्या क्या हम कर सकते हैं, उन तमाम चीज़ों पे हम गौर व खौज करते हैं, मीटिंग कॉल करते हैं, लोगों से राय मशवरा लेते हैं और उसको आगे बढ़ाने की हम इंशाल्लाह जरूर कोशिश करेंगे। डॉक्टर साहब, 2 सवाल एक साथ है। करियर काउंसलिंग के हवाले से एनसीपीयूएल में क्या कुछ हो रहा है, और साथ ही साथ एनसीपीयूएल 1 साल में कितने उर्दू वालों को रोजगार से जोड़ रहा है और कैसे? देखिए, हमने आपको बताया, पहले जिक्र किया था कि काबा MDTP जी जो हम कोर्स कराते हैं, ये 563 इसमें ये सेंटर्स हैं पूरे हिंदुस्तान में, और 563 सेंटर्स के अंदर 27,358 इसमें स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। जी। इस 27,358 में से मेरा दावा है कि 27,000 लोगों को नौकरी मिल जाती है उर्दू की मदद से। उसी तरह से जो एक कैलीग्राफी का हम एक कोर्स चलाते हैं, वो हिंदुस्तान में 69 सेंटर्स हैं उसके, और उसमें 3,425 उसमें स्टूडेंट्स तालीम हासिल कर रहे हैं जी। ये भी जब तालीम हासिल कर लेते हैं तो इनको कहीं ना कहीं 100% नौकरी मिल जाती है, और ये बहुत नौकरी के अलावा ये अपना काम भी कर सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से। जैसे कि काबा MDT पे उर्दू से रिलेटेड कंप्यूटर साइंस की पूरी जानकारी उन्हें रहती है, और आजकल जितने बुक्स पब्लिश होते हैं उसमें ऐसे ट्रेंड लोगों की जरूरत पड़ती है जी। तो मेरा ख्याल ये है कि हम जिन लोगों को पढ़ा रहे हैं, खास तौर पे काबा MDTP, कैलीग्राफी, इसके अलावा कश्मीरियों के लिए एक पेपर मेशी कोर्स भी कराते हैं। तो एक तरह से ये वोकेशनल कोर्स है जी। और उर्दू के साथ साथ हम उनको ट्रेन करते हैं, उनको उनके स्किल का डेवलपमेंट करते हैं, और उन्हें कहीं ना कहीं 100% नौकरी मिल जाती है। जहाँ तक रहा उर्दू डिप्लोमा कोर्स, तो उर्दू डिप्लोमा कोर्स में हम लोगों को जबान सिखाते हैं। उसमें स्टूडेंट्स भी होते हैं, बुढ़े भी होते हैं, बच्चे भी होते हैं, औरतें भी होती हैं, मर्द होते हैं, सभी होते हैं जी। तो उसमें भी जो अगर आदमी चाहता है उर्दू डिप्लोमा करना, वो उर्दू डिप्लोमा करने के बाद MA करता है, MPhil करता है, PhD करता है, उर्दू में भी बहुत आगे बढ़ सकता है। तो वो डिपेंड करता है जो पढ़ने वाले लोग हैं कि उनके डिजायर क्या है, उनके ख्वाहिशात क्या हैं, वो कहाँ तक उर्दू में आगे जाना चाहते हैं। अगर वो उर्दू में आगे जहां तक जाना चाहेंगे, उर्दू उनको आगे लेके जाएगी और बुलंदियों तक पहुंचा देगी। डॉक्टर साहब, फिलहाल क्या इदारे की तरफ से असामियों को लेकर कोई ऐलान, कोई नोटिस? नहीं, हमारे ये दायरे इख्तियार में नहीं है। असामियों को लेकर के हम लोग कोई बात नहीं करते हैं, इसलिए कि हमारा काम है कोर्स कराना, हमारा काम है उर्दू सिखाना, हमारा काम है स्किल डेवलपमेंट कराना जी। और नौकरी के लिए दिलाने के लिए हमारे पास ऐसा कोई सरकार के तरफ से स्कीम नहीं है। अच्छा। इसलिए कि एनसीपीयूएल जरूर है, मैं डायरेक्टर हूँ, और लोग समझते हैं कि डायरेक्टर के इख्तियारात बहुत होते हैं, लेकिन हमारे इख्तियारात जो है वो महदूद हैं। हमारे पास जो स्कीम्स हैं, हम उसी स्कीम्स के दायरे में उर्दू के डेवलपमेंट का काम करते हैं। करियर काउंसलिंग को लेकर के एनसीपीयूएल आगे क्या कुछ करने का इरादा रख रहा है? करियर काउंसलिंग के लिए जैसे कि अगर आप हमें कोई प्रपोजल देते हैं, कोई कि हम एक करियर काउंसलिंग के लिए किसी यूनिवर्सिटी में कहीं पे हम कोई प्रोग्राम रखना चाहते हैं, तो हम उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। हम कोशिश करेंगे कि हाँ, आपके जरिए, आपके माध्यम से कोई करियर काउंसलिंग का एक प्रोग्राम हम करवा दें किसी यूनिवर्सिटी में, किसी शहर में, जहां आप कहें वहां हम करवा सकते हैं जी। अगर कोई ऐसा हमें प्रपोजल देता है, हम उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। हम तो चाहते हैं कि इस तरह के प्रोग्राम होते रहना चाहिए, और मुझे बेहद खुशी है कि आप जो है अपने टेलीविजन के जरिए कर रहे हैं। इसलिए जब आपने मुझे जिक्र किया तो मैं फौरन तैयार हो गया। हालांकि पिछले दिनों मुझे कोविड
पॉजिटिव हो गया था। जी। और पहली तारीख को हमने दवाखाना बंद कर किया तो लोग 2-2 महीना रेस्ट करते हैं, लेकिन जैसे ही आपने कैरियर काउंसलिंग की बात की, मैं आपके टेलीविजन पे बात जी, हम इसके लिए आपका बहुत शुक्रगुजार हैं। डॉक्टर साहब, उर्दू वालों को रोजगार से मुतल्लिक इत्तलात बहुत कम पहुंच पाती हैं, क्या इदारे की जानिब से इस ज़िम्न में कोई मुनज़्ज़म कोशिश की जा रही ताकि रोजगार कहीं से भी नौकरी की या असामियाँ निकलती हैं तो उन तक इंफॉर्मेशन पहुँच पाए? हाँ, ऐसा हमने एक दफा मीटिंग की थी और मीटिंग करने के बाद जो हमारे वेब सेक्शन के लोग हैं, वेब सेक्शन के लोगों को कहा था कि एक ऐसा वेब के अंदर जो हमारा वो है वेबसाइट है, उसके अंदर एक ऐसा पोर्टल बनाने की बात कही थी कि जिसमें हमारे इंफॉर्मेशन में जितनी नौकरियां आती हैं उसकी पूरी जानकारी वहां दी जाए। तो वो पोर्टल अभी बनी है, शायद उसमें कुछ डाला भी गया है। मैं उसको एक्टिवेट और करूंगा और मैं ये पूरी कोशिश करूंगा कि तमाम जानकारी जो है उसमें डाल दी जाए। हमने तो सरकार को ये भी लिख करके एक दफा दिया था कि जितने पोस्ट आती हैं उर्दू टीचर्स की, तो आप जो है मुझे उसकी जिम्मेदारी दी जाए और हम अपनी जिम्मेदारी, उस जिम्मेदारी को मैं पूरा करूंगा। जितने लोगों के दरखास्त आते हैं मैं उसको खुद मैनेज करूंगा और इसको कहाँ कैसे अपॉइंटमेंट किया जाए उसकी पूरी एक स्कीम बना करके, उसका एक रूल बना करके हम उसको नाफिज बहुत बेहतर तरीके से करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अकील अहमद साहब, आपने उर्दू वालों की मुनासिब अंदाज में रहनुमाई की और ये बताया कि उर्दू में किस तरह करियर बनाया जा सकता है और एनसीपीयूएल इस ज़िम्न में क्या कुछ कर रहा है। एनसीपीयूएल के डायरेक्टर डॉक्टर अकील अहमद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए। नाज़रीन, करियर काउंसलिंग के इस खास प्रोग्राम को हमने 2 हिस्सों में तकसीम किया हुआ। पहला हिस्सा माहिरीन के साथ सवाल जवाब और उनके ज़रिए नौजवानों की रहनुमाई पर मुश्तमिल है, जबकि दूसरा हिस्सा रोजगार से मुतल्लिक है। प्रोग्राम के दूसरे सेगमेंट में हम आपके सामने एक रिपोर्ट पेश करेंगे जिसमें 1 हफ्ते के अंदर मुल्क भर में जितनी भी सरकारी नौकरियों की नोटिफिकेशन आई हैं, जहां जहां आपको एप्लीकेशन देने के लिए मदऊ किया गया है, उसकी तरफ आपकी रहनुमाई हम इस रिपोर्ट के जरिए करेंगे ताकि आपको ये खबर भी मिल सके कि अभी कहां कहां वैकेंसी निकली हुई है। तो इस हफ्ते कहां कहां सरकारी नौकरी के लिए आप एप्लीकेशन दे सकते हैं, हमारी इस खास रिपोर्ट में देखिए। क्या आपको सरकारी नौकरी की तलाश है? क्या आप कश्मीर से हैं या यूपी बिहार से, उत्तराखंड से हैं या पंजाब से? रियासती सतह पर सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं या फिर सेंटर की सतह पर? मेडिकल के फील्ड में नौकरी की तलाश है या फिर एकेडमी फील्ड में? इस हफ्ते आप जिन जिन रियासतों में और जिस जिस फील्ड में नौकरी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, हम आज पूरी तफसीलात इस रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं। और सबसे पहले मुल्क की राजधानी दिल्ली की बात कर रहे हैं। दिल्ली सरकार ने एकेडमी के फील्ड में एक बार फिर नौकरी का ऐलान कर दिया है और इसके लिए नोटिफिकेशन भी जारी कर दी है। उम्मीदवारों से फॉर्म भी जमा कराना शुरू कर दिया है। दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन ने टीजीटी यानी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के ओहदे पर ऑनलाइन एप्लीकेशन तलब किया है। DSSSB में इसके जरिए 5,807 सीटों पर भर्तियां की जाएंगी। इसलिए इस पोस्ट के लिए जो भी शख्स अप्लाई करना चाहता है वो ऑफिशियल वेबसाइट यानी dssb.delhi.gov.in पर अपना फॉर्म जमा कर सकते हैं। याद रहे, इसकी आखिरी तारीख 4 जुलाई रखी गई है। उसके बाद कोई फॉर्म कबूल नहीं होगा। मज़ीद तफसीलात और शराइत वेबसाइट www.dssb.delhi.gov.in पर मौजूद है। मुल्क की मशहूर और मारूफ यूनिवर्सिटी यानी जामिया मिल्लिया इस्लामिया में भी आपको सरकारी नौकरी पाने का सुनहरा मौका मिल रहा है। जामिया मिल्लिया इस्लामिया ने प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर के ओहदे के लिए दरख्वास्त तलब की है। जामिया मिल्लिया में प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर के 47 ओहदों के लिए नोटिफिकेशन जारी की गई है, जिनमें प्रोफेसर के लिए 15, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 14 और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 18 सीटें हैं। फॉर्म जमा करने की आखिरी तारीख 30 जून 2021 है और आप जामिया मिल्लिया इस्लामिया की ऑफिशियल वेबसाइट यानी www.jmi.ac.in पर जाकर अपना फॉर्म जमा कर सकते हैं।
यूपी में भी सरकार की तरफ से नौकरी के लिए फॉर्म जमा करने का मुतालबा किया गया है और यूपी में जिस शोबे ने इस सिलसिले में नोटिफिकेशन जारी की है वो है उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड यानी UPRVUNL ने जूनियर इंजीनियर के लिए 196 सीटों पर बहाली के लिए नोटिफिकेशन जारी की है और इसकी आखिरी तारीख 2 जुलाई तय की गई है। इस नौकरी की पूरी तफसील जानने के लिए आप www.uprvunl.org पर जा सकते हैं। ये सरकारी वेबसाइट है। इधर सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने भी इंजीनियर और ऑफिसर के ओहदे पर बहाली के लिए नोटिफिकेशन निकाला है। कुल 46 सीटें हैं जिनमें इंजीनियर के लिए 29 और पोस्ट ऑफिसर के लिए 17 सीटें हैं। आखिरी तारीख 30 जून और फॉर्म जमा करने के लिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट www.cciltd.in पर जाना होगा। ये ऑफिशियल वेबसाइट है। एक बार फिर सुन लीजिए www.cciltd.in। इधर जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने करीब 2311 ओहदों पर बहाली के लिए पुरानी नोटिफिकेशन की तारीख में तौसी का ऐलान कर दिया है, जिसके तहत अब 10 जून तक फॉर्म जमा करने वालों के फॉर्म को कबूल कर लिया जाएगा। याद रहे कि JKSSB की तरफ से रेवेन्यू महकमा में 528, कोऑपरेटिव महकमा में 256 और हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में 1444 सीटों पर भर्ती के लिए दरख्वास्त तलब की गई है। सरकारी वेबसाइट www.jkssb.nic.in पर आप अपना फॉर्म जमा कर सकते हैं। याद रहे आखिरी तारीख 10 जून रखी गई है। 20 जून से एक और नई बहाली को लेकर जल्द ही JKSSB की तरफ से सरकारी ऐलान होने वाला है, जो हम आपको अगले एपिसोड में पेश करेंगे और पूरी तफसीलात आपके सामने रखेंगे। तो नाजरीन, इस हफ्ते का ये करियर काउंसलिंग पर मुश्तमिल ख़ास एपिसोड ख़त्म हुआ चाहता है। ये प्रोग्राम कैसा लगा और आपके क्या कुछ शिकायत हैं, क्या सवालात हैं, हमें ज़रूर अपने फीडबैक के तौर पर कमेंट करके बताइएगा। ईमेल लिख सकते हैं हमारे फेसबुक पेज पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, कहीं भी आप इस प्रोग्राम के नीचे कमेंट कीजिएगा। यूट्यूब पर भी कमेंट कर सकते हैं। हम आपके कमेंट का जवाब देंगे और आपके सवालात को भी अगले एपिसोड में शामिल करेंगे और अगले एपिसोड में फिर नए किसी शख्सियत को हम आपके सामने लेकर आएंगे। करियर काउंसलिंग से मुतल्लिक किसी अहम शख्सियत के साथ नया एपिसोड लेकर अगले हफ्ते होंगे हाजिर। तब तक के लिए रहमत कलीम को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।